अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं PSL 8 प्ले फील्ड की स्पेशल ट्रांसमिशन। कल का इंतहाई सनसनीखेज मज़ेदार मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स का ये मैच। 8 मैच कराची किंग्स खेल गई, 6 हार गई। अब देखना ये है कि 2 और मैचेस रहते हैं, जीतेगी तो कहाँ पहुँचेगी। पेशावर ज़ल्मी के लिए अभी बहुत मार्जिन है, उनके पास मैचेस ज़्यादा हैं। कराची किंग्स के पास मार्जिन बहुत कम है। कोयटा ग्लैडिएटर के पास भी कुछ मार्जिन है, मैचेस जीत सकती है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान ये कुछ सेफ जोन में दिखाई दे रही हैं अब तक। लेकिन अभी आगे आने वाले मैचेस में जब ये आपस में दोबारा टकराएंगी, वहाँ पता चलेगा कि कौन सी टीम का पलड़ा कितना भारी है। पॉइंट्स टेबल टर्न हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये क्रिकेट है। कोई बॉटम की टीम टॉप पर जा सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ पर रन रेट की बात आ जाए तो वहाँ पर 2 टीम्स के टकराव में रन रेट बेहतर हो तो एक टीम बॉटम के ऊपर जा सकती है। चले जी, आज के मैच पर भी बात होगी, गुज़िश्ता मैच पर भी बात होगी। आज का मैच होगा लाहौर कलंदर्स का मुल्तान सुल्तान के साथ। ये एक बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है। पहला मैच जब खेला लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान ने, मुल्तान के ग्राउंड यानी होम ग्राउंड था मुल्तान का, लाहौर कलंदर ने उस ओपनिंग मैच में, यानी वो दिफाई चैंपियन थी, उस ओपनिंग मैच में मुल्तान सुल्तान को हराया। मुल्तान सुल्तान अब तक 2 मैचेस ही हारी है। एक कराची से हारी जो बड़ा अनयूजुअल था, 100 रन पर बुक हो गई पूरी टीम। एक लाहौर से हारी। अब देखना है कि मुल्तान सुल्तान सेकंड के लिए लड़ना चाहती है या फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ना चाहती है। आज का मैच भी बहुत डिसाइडर मैच होगा। डेविड वार्नर ने PSL में शिरकत के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। एक ट्वीट था जिसमें राशिद खान ने कहा कि हम बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि बड़े नाम टीम में हो तो ही टीम जीते, मज़ा आ रहा है, क्राउड बहुत अच्छा है। उसके नीचे डेविड वार्नर ने ट्वीट पे जवाब लिखा कि पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा PSL खेलने का। तो ये एक अच्छा साइन है PSL के लिए। हसन अली का गुज़िश्ता रोज़ का कैच हम विटनेस कर रहे थे ग्राउंड में, अरसलान शिराजी भी वहीं मौजूद थे। बड़ा मज़ेदार कैच और मैं कहता हूँ इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में से एक होगा। तो जनाब अली, बहुत सारी बातें तो हम करते रहेंगे। पहले ज़रा अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा दूँ। अरसलान शिराजी ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। रिजवान हैदर हमारा रेगुलर पैनल, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट शोएब जट, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर और जर्नलिस्ट ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। अरसलान शिराजी साहब, कल का मैच कराची किंग्स सिवाय इमाद वसीम के मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इम्पैक्टफुल प्लेयर है जिसकी परफॉर्मेंस असरअंदाज हो रही है। और यही रीज़न होने जा रही है कि शायद अगली आने वाली सीरीज़ में फोकियत मिल जाएगी इमाद वसीम को नवाज़ पर, क्योंकि नवाज़ की परफॉर्मेंसेज अब तक के PSL में कहीं दिख नहीं रही। देखें, जब ये प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इमाद आए तो इमाद से मैंने यही कहा कि जब PSL स्टार्ट हो रही थी तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी ऑन पेपर कराची किंग्स। तो क्या ऐसी वजह हुई कि यानी आप ये देखें कि इससे हम बुरी परफॉर्मेंस नहीं कह सकते। आप देखें बड़े क्लोज इनकाउंटर हैं इनके, जितने भी आप देखें, 1 रन 2 रन 20 रन, तो ये कोई यानी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन फिनिश नहीं कर पा शिराजी साहब, इन सारी परफॉर्मेंसेस का अगर आप स्टैट निकालें, आपको पता उनमें इमाद ही चल रहा था। उस लड़ाई में इमाद अकेला लड़ रहा। मैं यही, जब मैंने, मेरा सवाल उनसे यही था कि ऑन पेपर तो आपकी बड़ी अच्छी है, तो ये कम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं, यानी वो प्लेयर्स आ रहे, आपने क्यों इतना वेट किया कि तैयब ताहिर को लेके आए, 5 मैचेस आपने वेट किया, फिर आपने शमसी जो इस वन ऑफ द बेस्ट है उसको आपने 5 मैचेस वेट किया, फिर लेके आए, तो कम्बिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा। तो वो कह रहे थे कि जब आपके पास इतने बड़े नाम्स हो, आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी अच्छी हो, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है एज ए कैप्टन और एज ए यानी जो टीम सिलेक्शन कि किसको खिलाएं और किसको बिठाएं। और कासिम अकरम के बारे में भी उन्होंने कहा कि वो अभी तक अनफॉर्चुनेट रहा है कि उसको मौका नहीं दे पा रहे हम, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो यही चीज़ है, मेरे ख्याल में बहुत बड़े नाम थे, बस कम्बिनेशन बनाने में कहीं पीछे रह गए। जहाँ तक आपने इमाद की बात की, तो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें उससे नवाज़ पे फोकियत दी जा रही है और वो पाकिस्तान नेशनल टीम में आपको दिखाई देंगे, उनको उनकी यानी परफॉर्मेंस का सिला मिल चुका है। हाँ जी रिजवान भाई, फिर क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल शराई साहब ठीक कह रहे हैं। मैं आप अगर पिछले कराची के 4-5 मैचेस निकाल के देख लें तो कल के स्कोर में भी 78 पे उनके 4-5 आउट हो गए थे। उसके बाद जब 4 डाउन 5 डाउन के बाद आप सारा मैच में ना रिकवरी वाले मोड में रहती है कराची। 200 कर गए ऑन अ गुड विकेट, लेकिन वो विकेट जिस तरह की थी उससे हमें अंदाज़ा ही हो रहा है कि शायद 220, 215 या 10 रन कम। बॉलिंग में भी उनकी वो डेप्थ नज़र नहीं आ रही। मिलिट्री मीडियम अटैक है, इवन एंड्रू टाई वगैरह, कोई फास्ट बॉलर नहीं है। शमसी को बड़ा लेट खिलाया, बहुत सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से। लेकिन
क्रेडिट आपको फिर भी इमाद को देना पड़ेगा और उस साइड से आपको उसको आजम खान को देना पड़ेगा। मैं हमेशा उसका बड़ा क्रिटिक करता रहा हूँ, इसलिए निकल नहीं रहा था ना आपसे। आजम मैं बिल्कुल मैं उस पर बहुत क्रिटिसाइज करता रहा हूँ, लेकिन देखिए उसने तो सारे एनालिसिस का, डाइटिशियंस का, हेल्थ कोचेस का पिया पांचा करके रख दिया है और उसने ये क्रिकेट को जो है वो बेसबॉल वाली साइड पे ले गए हैं, जिसमें वो हैवी ड्यूटी किस्म के उनके वो हार्ड हिटर्स होते हैं। सो इट इज़ बिकम बट देन अगेन सिर्फ शॉर्ट पिच बॉलिंग में थोड़ी सी उसकी वीकनेस नजर आ रही है, अदरवाइज हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज एक्सीलेंट एंड 2-3 कंसेक्यूटिव अच्छी इनिंग्स खेलना, बीच में एक कमजोर थी, बट 290s कंसेक्यूटिवली अमेजिंग डिस्प्ले। यार आजम पर थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता था कि आजम पर ज़रा हम और इस पर डिटेल में बात करें। कॉलिन मनरू ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हूँ कि आजम क्यों नहीं है टीम में। उन्होंने कहा जी छोड़ दें इस चीज़ को कि वेट ये चीज़, वो कीपिंग भी कर रहा है और फाइन इनफ बहुत सारे कीपर्स के मुकाबले में अच्छी कर रहा है। अब इस चीज़ से निकलें, उसको मौका दें, उसकी परफॉर्मेंस देखें। वो अगर समझता है कि उसका वेट है और उस वेट को वो लूज़ करेगा तो अपनी बैटिंग लॉस कर जाएगा, तो चलें उसको इसी तरह मौका देते हैं। शुएब भी हमारे साथ मौजूद है। शुएब, कल के मैच पे थोड़ी सी बात करते हैं। जनाब अली, क्या रहा, क्या मामला यार? 8 मैच 6 हार गई। हम तो समझ रहे थे कि कल जिस तरह से लड़ाई कर रहा था इमाद वसीम, और मुझे लगता है पूरी टीम में अकेला ही लड़ता दिखाई दे रहा है, बाकी तो बॉलर्स भी लड़ खड़ा रहे हैं। 2 ओवर्स के बाद लोग इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं या फिर उनको कहीं ना कहीं पेन शुरू हो जाता है, तो ये भी बड़ा मामला बना हुआ है कराची के लिए। बिल्कुल, देखें ऑलमोस्ट आपने जवाब तो दे ही दिया अपने सवाल में ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फॉर्मल जो है उनका परफॉर्म ना करना जो है वो बहुत बड़ी जो है वो एक सवालिया निशान है, जिस वजह से अकेला बाबर इमाद जो है वो लड़ता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन बाकी आप अगर देखें तो फॉर्मर का वो इनपुट नहीं आता। इसी तरीके लोकल प्लेयर्स जो है उनसे जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें वो पूरा नहीं उतर पा रहे, जिस वजह से कराची को मुश्किल का सामना करना पड़ा इस सीजन में। वरना आप देखें मैचेस जितने भी हैं ऑलमोस्ट वो करीब गए हैं मैचेस में, इसका मतलब है कि करीब तो जा रहे हैं, फिनिश नहीं कर पा रहे। अब एक अकेला इमाद जो है वो क्या करेगा, एक अकेला मोहम्मद आमिर जो है वो क्या करेगा, तो ये ऐसी मामला है जिस वजह से आपका कहना बिल्कुल हक मजानिब है कि क्या करें, फिर लोग क्या करें जो उनसे तवक्कुआत लगाते हैं, शायकीन क्या करें जो उन्हें जीता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसका सवाल यही है कि जब तक सब परफॉर्म नहीं करेंगे, जिनसे जितनी तवक्कुआत है उस पर पूरा नहीं उतरेंगे, तो फिर जीत जो है वो मुश्किल होगी। अच्छा शुएब, हम ग्राउंड में मौजूद थे, विटनेस कर रहे थे, अरसलान शिराजी भी मेरे साथ ही मौजूद हैं। वसीम अकरम बहुत गुस्सा करते हुए दिखाई दे, ऑब्वियसली बनता भी है यार, लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के लिए पाकिस्तान भर में लोग बात कर रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं। लाहौर कराची ऐसी टीम्स हैं जिनको जीत कर आगे आता हर कोई देखना चाहता है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई कहता हो कि यार, सब कह रहे हैं कि यार हम देखना चाहते हैं, इतनी हार भी अच्छी नहीं है। जैसे लोग कोयटा के लिए कह रहे हैं कि यार इतनी हार अच्छी नहीं है, कुछ जीतना शुरू करें, मज़ा आए PSL में। फॉर्मूला ये कुलिया क्या है, मतलब क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या फॉर्मूला है कि हार का फॉर्मूला पकड़ लिया है और जीत बिल्कुल भूल गई है? अच्छा खेल रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 रन से हार रहे हैं, बस क्लोज जाके हार रहे हैं, फिनिश नहीं कर रहे। देखिए माशाल्लाह आपकी कमेंट्री मैंने भी सुनी, बड़ी अच्छे अंदाज में कर रहे हैं, और अफसाद तो वैसे भी बड़ी बारीकबीनी से सारी चीजों को मॉनिटर करते हैं एज जर्नलिस्ट, और एक किस्म का रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। मामला यही है, देखिए जब आप पे जो तवक्कुआत है अगर वही आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर टीम कैसे जीतेगी? हर एक का एक रोल होता है, उसको वो रोल अदा करना होता है। आमिर यामीन को 8वां सीजन है, अगर आमिर यामीन ने अब नहीं सीखना तो फिर कब सीखना है कि कैसे जीतना है? शर्जील खान का कोई पहला सीजन नहीं है, उनको तो खुद के लिए ये कमबैक का इवेंट था कि वो कमबैक कर सकते थे, लेकिन अगर शर्जील को नहीं समझ आ रही कि उन्होंने बड़ी बारी कैसे लेनी है तो फिर कोई और क्या करेगा? 50 पे 4 आउट हो और उसके बाद आपका कप्तान जो है वो आगे लेके चला गया। हैदर को प्लैटिनियम ने पिक किया, लेकिन हैदर भी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर रहे। एक बड़ा सेटबैक ये हुआ कि मीर हमजा जो है वो अनफिट हो गए, बड़े रिदम में लग रहे थे, और उसके बाद जो है उनका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं पा रहा। जेम्स को देख लें, जेम्स कुलर को देख लें, एंड्रू टाई को ले लें, कैसे मतलब कोई फुल टॉस बॉलिंग करवा सकता है जब आपको पता है कि कंडीशन जो है वो बैट्समैनों को सूट कर रही हैं, और आप जो है उनको हाफ ओलिया भी नहीं दे रही बल्कि पूरा उनको फुल टॉस बना के दे रहे हैं कि आप है मुझे मार, तो फिर कैसे जो है वो टीमें जीत सकेंगी? यार मैं आपकी बात से अग्री हूँ। अच्छा शुएब, एक चीज़ और जिस पर मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस भी करूँ, ज़रा आपके व्यूज़ ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे हम सबके लिए, मैं ज़रा इनसे भी इस पर बात करूँ। तो रिजवान भाई, ये जो एडम रोजिंगटन है,
इससे लाख दर्जे बेहतर था कि आप एरन फिंच उठा लेते यार, वो खुद भी जाहिर कर रहा है कि और अब तो उसकी इंटरनेशनल जिम्मेदारियां भी नहीं है। पहले ज़रा आपसे इस पे बात करूं। एरन फिंच जो है उस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन भी रह चुका है, मतलब कोई रीज़न समझ नहीं आती कि उसको पाकिस्तान की छः टीमों में से किसी ने भी नहीं उठाया। यहाँ आपकी प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग नज़र आती है। हम इसमें इस्लामाबाद और लाहौर और मुल्तान को निकाल दें, उन्होंने अपने हिसाब से पूरी ठीक प्लानिंग की है और उनकी पिक्स अच्छी है, लेकिन कोयटा की पिक्स के ऊपर आप देखें बहुत सारे एतराज़ हैं, पेशावर ज़ल्मी के ऊपर बहुत सारे एतराज़ हैं, फिर भी कंपैरेटिवली वो बेहतर लग रही है। लेकिन कोयटा और कराची देयर इज नो रीजन कि फिंच जैसा प्लेयर सिलेक्ट ना होता। एडम रोजिंगटन की जगह ही ले लेते। मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ ही अरसा मंगवाना है आप एंड्रू टाई की जगह भी ले सकते थे, रोजिंगटन की जगह भी ले सकते थे, कि सारे फुलर की जगह ले सकते थे ना। इनके वो बैटिंग में वो बात है, या तो उन्हें को वर्ल्ड क्लास उनका कहीं से पता चल रहा हो कि जनाब बड़ी दफ़ा खेल के आ रहे हैं। सम पिक्स आर एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। कराची की वैसे बैड लक ये है कि इनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो कहीं से भी नहीं चल रहा, ओवरसीज भी नहीं चल रहे उनके बॉलिंग भी नहीं चल रही। आमिर यामीन की जिस तरह शुएब ने बात की, 7-8 सीजन हो गए यार भाई, अब कभी तो तुम्हें परफॉर्म करना है, वरना टीम से बाहर नहीं। मैं तो ये कराची, मेरा अपना ये ख्याल है कि कराची क्वेटा हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और 0 से जरूरी नहीं है कि आप 8 रिटेन कर सकते हो तो 8 ही करें, आप यार 12 निकाल दें, 2 रिटेन कर लें, लेकिन आप फिर गो बैक एंड डू इट प्रॉपर्ली। ये कोई तरीका नहीं एक्सक्यूज के जी क्योंकि हम 8 रखने होते हैं, मजबूरी थोड़ी है, आपके ऊपर कोई फर्क। अच्छा चले, इसी पे मैं जरा एक ब्रेक के बाद आप तीनों हजरात से दोबारा इस पे बात कर लेता हूँ, अफसान शिराजी से भी, शुएब जट से भी, कि एडम रोजिंगटन है तो व्हाई नॉट एरन फिंच जैसा। मैं बार बार एरन फिंच का इसलिए कह रहा हूँ, एक तो इंटरनेशनल जिम्मेदारियाँ नहीं है, उनके पास मौका था, पूरी लीग खेलते, खुद वो ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, और काफ़ी सारे प्लेयर से बहुत बड़ा नाम है। अभी कोई उनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ इंटरनेशनल से वो साइड लाइन हुए। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जल्दी इसी पर बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि इसके बाद ज़रा इस्लामाबाद की बैटिंग और आज़म पर भी बात करूंगा, तमाम लोगों के व्यूज़ लूँगा, और बहुत ज़रूरी है आज़म जैसे प्लेयर के लिए बात करना कि यार ठीक है, उनके वालिद का नाम उनके साथ है, कोई कसूर नहीं है उनका, ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, मौका दें उसको। ये वही कर रहे हैं जो इमामुल हक के साथ करते आए हैं। उसके बाद देखा गया तो दुनिया के दूसरे नंबर का ओडीआई बैट्समैन होकर खड़ा हो गया, वो बड़ा शानदार टेस्ट प्लेयर है, ही इज़ अ वंडरफुल गाय और वंडरफुल प्लेयर। अच्छा जी, अफसान शिराजी साहब क्या कहते हैं सर, ये जो मैं फिंच वाली बात कर रहा था कि मौका था, अच्छा एरन फिंच को ले लेते, एडम रोजिंगटन, क्या मतलब आप कीपर सोच के लिए है, लेकिन कीपर की कोई ऐसा मसला तो नहीं है? देखें, मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि कराची में कम्बिनेशन का मसला है। आप पिक को छोड़ दें, जो ऑन पेपर आप देखें ना, अभी भी अगर आप ऑन पेपर टीम देखें तो मेरे ख्याल में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ PSL कराची किंग्स, लेकिन वो कम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। जिस तरह मैं कह रहा था कि इमाद से भी बात हुई तो कहता है कि अभी जिस तरह मेरा प्यारा भाई शुएब जट कह रहा था कि यानी जो रोल दिया गया है, अगर 4-5 प्लेयर वो रोल नहीं प्ले करेंगे ना तो मैच हार जाएंगे, क्लोज हार जाएंगे। हाँ, 1-2 अपने रोल से मिस कर जाएं, बाकी सारे अपना रोल परफॉर्म करें तो वो कर जाएंगे। ये पूरे पाकिस्तान की बड़ी प्यारी फ्रेंचाइज है, जिस तरह लाहौर को प्यार किया जाता है। दो फ्रेंचाइज का मैं आपको मजे की बात बताऊं, इन 2 फ्रेंचाइज को ज्यादा खेलता देखना चाहती है वहाँ। बिल्कुल, और नहीं, कराची, पूरे पाकिस्तान में कराची की फैन फॉलोइंग है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं, लाहौर की बात करूं, हर जगह पे कराची की फैन फॉलोइंग है। और जब ये इस तरह रावलपिंडी स्टेडियम, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये हारे हैं तो बड़े डिसहर्ट हुए हैं पाकिस्तानी। तो वो आपकी बात ठीक है कि वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। वसीम अकरम जैसा माइंड उनके पास है, तो मेरे ख्याल में PSL 9 में आपको चीज़ें डिफरेंट नजर आएंगी। शुएब, ये जो एरन फिंच की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको लगता है गैर ज़रूरी है या ठीक बात है? देखिए, मैं पहले तो वसीम अकरम वाली बात का जवाब देना जो है ना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। सर इजाजत हमें ये बात समझने की जरूरत है कि वसीम अकरम इस फ्रेंचाइज में डायरेक्टर क्रिकेट है, और वसीम अकरम जिस तरह के प्रोफेशनल है वो दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है वाइड आई एम रॉन्ग के जवान मुथा जो है वो स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, क्योंकि वो टीम के हेड कोच हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें उनकी क्या नाम है, इमाद वसीम है वो उनके साथ होंगे, शुएब मलिक सीनियर है वो उनके साथ होंगे। तो ये
तमाम टीम मैनेजमेंट फैसले करती है। वसीम अकरम अपना इनपुट इस सूरत में जरूर देते होंगे कि क्या करना चाहिए। अच्छा शोएब, ये बताएं, स्टैट गुरु ने भी कुछ इसमें इनपुट दिया था जब पिक हो रही थी टीम या प्लेयर्स की सिलेक्शन हो रही थी ड्राफ्टिंग में? शोएब आवाज आ रही है? जी जी, स्टैट्स आप क्या कह रहे हैं? मैं कह स्टैट गुरु ने भी कोई ये जो पिक एंड चूज सिलेक्शन हुई है ड्राफ्टिंग में, इसमें कोई मदद की थी? यार मैं इस पे हद बात अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं इस प्रोसीजर का चले पार्ट नहीं था। ठीक है, मैं जरा एरन फिंच पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उस पे तो करें। एरन फिंच का मैं सुन नहीं पाया था आपका पूरा सवाल। एरन फिंच का कह रहा हूँ कि रोजिंगटन को ले लेते हैं, तो व्हाई नॉट एरन फिंच यार, उसको ले लेते। यार मैं समझता हूँ कि बहुत सारी पिक्स पे जो है ना वो उन्होंने जब ली तो वो परफॉर्म कर रहे थे। रोजिंगटन जो है वो जनूबी अफ्रीका लीग में गालिबन थे और वहां इन्होंने स्कोर भी किया था, तो तवक्कुआत थी कि वो आके परफॉर्म करेंगे। आप इसी तरीके से अपने लोकल प्लेयर में उनको ही देख लें। हैदर अली प्लैटिनियम कैटेगरी में जो है वो ट्रेड हुए थे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दिए जाते हैं, लेकिन देखिए वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। आमिर अभी एक अच्छे ऑलराउंडर समझे जाते हैं, लेकिन देखिए मैचेस में वो नहीं उतना परफॉर्म कर पाए जितना उसने सबको थी। तो इसी तरीके से हर किसी से, यहाँ मुल्की और गैर मुल्की का मसला नहीं है, यहाँ मसला ये है कि सब वो रोल नहीं प्ले कर पाए जो उनसे तवक्कुआत की जा रही थी। लेकिन उसके बरस देखें आप, एक ऐसी टीम जिसमें सारे अपना रोल सही से अदा नहीं कर पा रहे, उसमें इमाद वसीम अकेला वॉरियर की तरह लड़ रहा है, चाहे क्रूशल मोमेंट पे आके बैटिंग हो, चाहे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके बैटिंग हो, वो अपने आप को मनवा रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई राय भी नहीं है। हम खुद भी कह रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि अकेला इमाद वसीम इम्पैक्ट इतना पैदा कर रहा है कि क्लोज जाके मैचेस हार रहे हैं। शोएब मलिक ने कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा नहीं किया, आए तो थे और हम समझते थे कि बड़ा काम कर लेंगे यहाँ पर। आए जी आज़म खान पे थोड़ी सी बात करते हैं। जी रिजवान भाई, आज़म खान बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना रहते हैं, अपने फादर की वजह से भी, वज़न की वजह से भी। बड़ा गैर ज़रूरी है ये चीज़। परफॉर्मेंसेज जो हैं वो बोलती हैं और आज़म की परफॉर्मेंस बोल भी रही है, आज़म की फॉर्म भी बोल रही है। नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तनकीद का निशाना वो बने हैं और जनरली आई वुड टेंड टू एग्री जिस वजह से उनके ऊपर तनकीद हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से बिल्कुल परेशान और हैरान कर दिया सबको। जितनी कंसिस्टेंसी से वो खेल रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की टीम को अगर आप देखें तो आपको 4 के बाद कभी 5, 6, 7 मिडिल ऑर्डर में प्लेयर नज़र नहीं आ रहा। सो मेरे हिसाब से तो बाबर वुड बी द परफेक्ट प्लेयर एट नंबर 4 इन T20 या 5 पे आप इफ्तिखार रहे, तो उनसे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। शायद उनका फुटवर्क इतना अच्छा नहीं, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज सो गुड कि द वे ही लुक्स एट द बॉल, इतनी तेजी से देखते हैं कि ही हैज सो मच टाइम। सिर्फ शॉर्ट पिच बॉलिंग के ऊपर है, नेचुरल टैलेंट वो बिल्कुल है। और शायद अब वो क्रिकेट को बेसबॉल वाली साइड पे ले आए कि यार शायद हैवी ड्यूटी और T20 क्रिकेट में वो इस किस्म का चल रहा है, तो मे बी द फ्यूचर इज दिस। हम शायद गलत सोचते रहे सारे, बट देन अगेन ही हैज़ टू डू दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो मुझे सिर्फ एक चीज़ है उनकी इस फिटनेस के ऊपर कि अगर तो वो 200 नॉट 140 या 145 नहीं 175 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, तो फिर जो वो फील्ड में 10 रन देते हैं फील्डिंग में, तो फिर वो कहीं कॉम्पनसेट होती है। सो ही हैज़ टू डू दैट ऑन अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट बेसिस। हाँ, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो ऑब्वियसली रिजवान करेंगे कीपिंग और वो करेंगे फील्डिंग, तो ये बात आपकी ठीक है कि फिर फील्डिंग में उन्हें जहाँ खड़ा होना होगा वहाँ पे चुस्ती दिखानी होगी। क्या कहते हैं जी अरसान शराजी साहब? यार मुझे तो ये लगता है कि हम हर चीज़ में बड़ा जल्दी कर जाते हैं। ठीक है 2 परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन हम ही यहाँ पे बैठ के तनकीद कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे यानी जो हमारे अरसान मेरा ये ख्याल है काफ़ी अरसे से दे रहा है, बाहर लीग्स में करके आया है। लेकिन लीग में अरसलान परफॉर्म करना और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करना 2 डिफरेंट थिंग्स। सर हैदर अली भी तो यहीं से आप ले आए थे, हारिस तो आपने देख लिया ना कि उसने क्या किया। आपने देख लिया ना कि हैदर अली अगर आज मैं कहूँगा कि कराची किंग की फेलियर की एक वजह है, तो प्लाटिनियम में जो उन्होंने हैदर को उठाया उसकी जगह को और प्लेयर भी उठा सकते थे। वो एक्सचेंज हुए, ज़ल्मी के साथ उन्होंने अपनी ट्रेड की। लेकिन आप देख लें कि ये प्लेयर्स जिनको हम अर्ली कर लेते हैं, इन्हें और टाइम दें और खेलें, आपको इनकी और चीज़ें पता चलेंगी और इन्हें भी और एक्सपीरियंस आएगा। 1, 2 या 3 इनिंग्स पे आप इन्हें उठा लेंगे। जैसे हमने एहसानुल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, नो डाउट पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन और टाइम दे। इन्हें कहें कि आप आके डोमेस्टिक खेलें। जब डोमेस्टिक खेलेंगे आप यहाँ पे पाकिस्तान में, तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। या जिस तरह अभी रिजवान भाई कह रहे थे कि आपने सिर्फ उससे बैटिंग नहीं करवानी, उससे आपने फील्डिंग भी करवानी है, और आप उसे एज ए कीपर नहीं ले रहे, एज ए आप फील्डर ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो रन लीक करेगा वो कहाँ पे जाएंगे।
उसको कंपलसेट कौन करेगा? तो आपने हर तरफ देखना है। तो मेरे ख्याल में इट्स टू अर्ली, और मुझे लगता है कि उसे और अभी परफॉर्म करना होगा और अपनी फिटनेस को बेहतर करना होगा। आजकल के दौर में ऐसी फिटनेस के साथ मेरा नहीं ख्याल कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। अच्छा चले, ये बात शोएब से भी जान लेते हैं। शोएब, आजम पे कोई बात करना चाहें? मैं समझता हूँ कि उसको मौका मिलना चाहिए, बाकी आप लोग बेहतर जानते हैं। अरसलान जो है वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे इख्तिलाफ करने की जरूरत नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो है वो आजम खान ने बता दिया, और बल्कि उन लोगों को भी एहसास दिलाया होगा जो कहते थे कि आजम वजन की वजह से क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब उनको यकीनी तौर पर शर्मिंदगी हो रही होगी कि उनको इस तरीके से बयानात नहीं लेने चाहिए। वो जब क्रिकेट खेलते थे तो सबके सामने है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या होती थी, और जितने बेटे होने की वजह से वो क्रिकेट खेल गए। आज दूसरे के बेटे पे आप उंगलियां उठा रहे हैं जबकि वो परफॉर्मर है। तो आदम की जगह पाकिस्तान टीम में बिल्कुल बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको किस पोजीशन पे खिलाना है। मैं बैटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फील्ड पोजीशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कीपर है और कीपिंग से हट के वो किस पोजीशन पर खेलेंगे, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे जो है वो यकीनी तौर पे जो है वो सबको सोचना होगा कि हमने अगर इसको खिलाना है तो किस पोजीशन पर खिलाना है। तो यकीनी तौर पे इस पे फैसला होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और वो ये है कि पाकिस्तान टीम में ओपनिंग स्लॉट चेंज होने जा रही है। पाकिस्तान टीम में 4 से 5 तब्दीलियां होने जा रही हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आपको कुछ दोस्तियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। ओहो, बड़ी खबर शोएब, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। अच्छा ये बताएं कि चले ये इस खबर के साथ ये भी पूछ लूँ, नवाज उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, हम देख रहे हैं क्योंकि आंखें तो बंद नहीं है। इमाद कर रहा है परफॉर्म, और बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर भी है, अर्ली ओवर्स भी कर लेता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब नई बॉल के साथ ओवर करना, बड़े कम स्पिनर्स ये काम करें। तो क्या देख रहे हैं चांस बनता इमाद का पाकिस्तान टीम में कमबैक का? देखिए, मैं जो जवाब दूंगा उस पे अरसलान जो है वो मेरे लिए मुस्कुराएंगे, रिजवान भाई जो है वो कहका लगा के मुस्कुराएंगे। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक बात बता रहा हूँ, और वो ये बात है कि इमाद वसीम की मैच नवाज से नहीं डला हुआ। ये बात याद रखिएगा, इमाद का मैच नवाज से नहीं डला हुआ। इमाद जो है वो इस टीम में शायद एक कप्तानी की दौड़ में शामिल है। तो अब ये कुछ लोगों को समझ आएगी बात, कुछ लोगों को नहीं समझ आएगी, कुछ लोगों को अजीब लगेगी। कुछ लोग जैसे अरसलान जैसे बड़े बाखबर लोग हैं, वो अंदर की चीजें समझते हैं, तो वो इसीलिए ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे इस पे। तो यहाँ कोई और मैचेस पड़े हुए हैं। PSL में अनफॉर्चुनेट हो गया कि इमाद की टीम के मैचेस जो है उसके हाथ में नहीं आए रिजल्ट, वरना वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन अभी भी वो इस रेस में इसलिए शामिल है क्योंकि आपने अफगानिस्तान जो एक कदरे कमजोर अजीब पंचायत है उसके खिलाफ सीरीज खेलनी है, और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि कुछ सीनियर्स को आराम करवाया जाए और फिर तब्दीली जो है वो की जाए थोड़ी सी। अच्छा, इसमें साहब जो जिक्र कर रहे हैं, मैं समझ गया हूं क्या बात हो रही है। शोएब जाट साहब जो कह रहे हैं ना, बड़ा खूबसूरत कह रहे हैं, इनकी बड़ी नज़र है। मैंने जैसे अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इमाद कम बैक कर रहे हैं पाकिस्तान टीम में। कल जब हम मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे तो एक बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनसे मेरी इसी हवाले से बात हुई और मैंने कहा कि मुझे अपने सोर्सेज ने बताया कि बिल्कुल जी इमाद आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक मैं खुल के बात कर रहा हूँ बाबर है तब तक वो नहीं आ सकता। मैंने कहा अब आप भूल जाएं वो बात। मैंने कहा कि वो आ रहा है और जब अगली अनाउंस होगा स्क्वाड तो आप देख लीजिएगा कि इमाद वहाँ पे मौजूद होगा। तो बिल्कुल जो जट साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी रिजवान भाई, ये जो अंदरूनी सियासी मामलात, और देखिए अगर आप टेक्निकलिटी पे भी जाए ना तो मतलब हम फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रिपीटेटिव, बाबर आजम के एज अ बैट्समैन किसी को कोई इतराज़ नहीं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि इंडिया और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगा। उनके टेस्ट और वनडे के ऊपर भी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं होगा। हमें जो बाबर के साथ प्रॉब्लम नज़र आती है जिसकी वजह से ये सारी डिस्कशन हो रही है कि एक तो बाबर की कैप्टनसी में इनोवेशन नहीं है, दूसरा जब वो टॉस जीते हैं तो उन्होंने सिर्फ दूसरी टीम को बैटिंग करानी होती है ताकि वो 160 वाली विंडो में दूसरी टीम को आउट कर सकें और वो चेस कर सकें। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम क्लूलेस नज़र आती है। बाबर की कप्तानी में ये बड़े अरसे से चीज़ इशू हाईलाइट हो रही है। जब आप क्रंच मैचेस में आते हैं, नॉकआउट मैचेस में आते हैं तो पाकिस्तान टीम अगर टॉस हार जाए तो हम मैच पहले से ही उसी वक्त हार के होते हैं। सो येस दीज इशूज़ आर देयर एंड इमाद की बात आई एग्री विद शोएब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ पे जो टाकरा पड़ा वो मैच किसी और जगह पे है। शोएब कोई एक चीज़ ये भी बता दें, चले इतनी सारी बात अब खुल के हो गई, असलान चिराजी ने तो नाम भी ले लिया, मैं तो चाह भी नहीं रहा था कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन अगर चले हो ही रही है, ये बताएं शोएब के हमारे पास ऑफ स्पिनर
आप डोमेस्टिक में भी ढूंढने निकल जाएं तो नामुमकिन के बराबर है, सारे लेग स्पिनर हैं। क्या हो रहा है ऐसा डोमेस्टिक में, क्यों हो रहा है ऐसा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कि ऑफ स्पिनर पे तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या रीज़न है शोएब? यार बड़ा अनफॉर्चुनेटली है, ये मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे लोग दिमागी गुलामी जो है ना उसको फॉलो करते हैं। एक ऑपरेशन शुरू हुआ कि जी ऑफ स्पिनर जो है ना वो खेले नहीं जा रहे, तो जी वो चकी हैं, और उसके बाद जो है वो सिर्फ उसका नजला पाकिस्तानियों पे ज्यादा गिरता रहा। वरना आप देखें मुख्तलिफ टीमों में आपको जो है ना ऑफ स्पिनर नजर आ रहे हैं। आपके जो स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर थे आपने उनको डेलिबरेटली जाया किया। अब सकलैन मुश्ताक हेड कोच में जुड़े हों और उसके बावजूद अगर आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है तो इसमें किसी का कसूर नहीं है। इसमें सकलैन मुश्ताक को पूछना चाहिए कि भाई आप क्या कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या कर रहे थे कि आपने ऑफ स्पिनर को रूम ही नहीं होने दिया। हम बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है, और मैं आपको बताऊं ये कड़वा सच है जिस वजह से मैं लोगों को शायद ज्यादा हजम नहीं होता कि आपने यहाँ पे हर चीज में ज्यादती कर रखी है। हर बंदा जो है वो अपनी बारी के चक्कर में रहता है कि दूसरा ना आए। अब मैं आपको बता दूं कि एहसान उल्लाह ने हारिस रऊफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, ये आप समझ लें, क्योंकि हारिस रऊफ बॉल के साथ जो है ना रन बहुत ज्यादा देते हैं। एक दो मैचेस में परफॉर्म करेंगे, 7-8 मैचेस में उनकी रन की जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। जबकि एहसान उल्लाह ने यंगस्टर है उसने बता दिया कि वो 150 से ज्यादा बॉल करता है, 152 पे जाता है और फिर इकोनॉमिकल रहता है। तो इसी तरीके से अब मैंने आपको कहा कि कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं, बहुत सारी दोस्तियां जो पनपती थी अब नहीं पनपेंगी। इसके साथ एक चीज मैं और ऐड करूंगा और वो ये है कि बाबर आजम का 127 रन का स्ट्राइक रेट, ये बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है। चले जी एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। 66 मैच बाबर आजम ने बतौर कप्तान पाकिस्तान की कप्तानी की है, 40 जीते 21 हारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सबके अपने व्यूज़ हैं, उस पर बात हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो अब ज़रा पोस्टमार्टम भी कर लेंगे और मैच पर भी बात कर लेंगे। मैच होगा लाहौर और मुल्तान का। वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक। बहुत सारी अंदर की खबरें भी आ गई। असलान सिराजी शोएब जट ने काफ़ी सारी बातें कर दी अंदर अंदर की, और उससे ये भी पता लग गया कि 4-5 तब्दीलियां होने जा रही हैं। उम्मीद यही है कि अच्छी तब्दीलियां हो पाकिस्तान टीम में और PSL हमें वो अच्छे प्लेयर्स दे दे कि जिससे पाकिस्तान टीम का वो मिडल ऑर्डर का मसला हल हो जाए, स्पिन का मसला हल हो जाए। हम शादाब पर रिलाई कर रहे हैं, शादाब जब नहीं खेल रहा होता तो फिर नवाज़ होता है और नवाज़ पर रिलाई करते हैं एक स्पिनर पे, फिर साथ हमें पार्ट टाइम को लगाना पड़ता है। फुल टाइम स्पिनर जैसे शादाब है हमारे साथ, ऐसा कोई हो जो बैटिंग भी कर ले, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डिस्कशन है। बहरहाल हल तलब भी है ये मसला। शराजी साहब पहले ज़रा मैं मुल्तान सुल्तान चलने इसी पे बात करते हैं, वरना मैं चाह रहा था कि फ़हीम अशरफ पे करता, वो आपसे कल कर लूँगा। ये बताएं शराजी साहब, मुल्तान सुल्तान पहला मैच खेली मुल्तान के अंदर, लाहौर ने बतौर डिफेंडिंग चैम्पियन हकीकतन मैच बहुत अच्छा खेला और लाहौर तो खैर पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रही है अब तक का। तो कैसा देख रहे हैं ये वाला मैच? आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज लाहौर के लिए होम ग्राउंड है। देखें ये लाहौर के लिए होम ग्राउंड है, लेकिन आप ये देखें कि पीछे इनकी फॉर्म क्या चल रही है। और ये मैच यानी इसलिए भी मज़े का होगा कि ये टॉप 2 है पॉइंट्स टेबल पे दोनों टीमें, और दोनों इस यानी जुस्तजू में लगी हुई हैं कि अब वो क्वालिफाई तो कर जाएंगी, लेकिन वो पहले या दूसरे नंबर पे हो कि उन्हें पहला क्वालिफायर खेलना पड़े, और उसके बाद भी अगर कोई यानी परफॉर्मेंस बुरी होती है तो उनके पास सेकंड एलिमिनेटर की वो एक यानी उनके पास आ जाए चांस के वो अगर एक मैच हार भी जाती हैं तो फिर भी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। और अगर मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह ये टूर्नामेंट चल रहा है तो PSL 7 का कोई यानी रिकैप ना हो जाए कि यही दोनों टीमें आपको फाइनल में नज़र आए, जिस तरह ये PSL 7 में लाहौर का और मुल्तान का मैच हुआ था। आज के मैच की स्पेसिफिक बात करें तो होम ग्राउंड है लाहौर कलंदर्स का, लेकिन इजी नहीं लेना मुल्तान सुल्तान को। मैं पहले PSL 1 से जब से ये स्टार्ट हुआ है मैं लाहौर कलंदर का फ़ैन हूँ, बट आज मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर के लिए मैच बड़ा मुश्किल होगा। हाँ टफ होगा ऑब्वियसली, मुल्तान बहुत अच्छी टीम है। अच्छा लाहौर कलंदर के हवाले से रिजवान भाई,
बैटिंग जो है लाहौर कलंदर की, एक मुझे चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि गिरते 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 200 कर रही है। मतलब हम समझते थे कि लाहौर कलंदर की डिपेंडेंसी फ़खर जमान पर बहुत ज़्यादा है। अब्दुल्ला शफीक आया, अब्दुल्ला शफीक को पहले मैचेस में मौका नहीं मिला, उसने खुद भी कहा कि मुझे मैनेजमेंट ने कहा कि भाई अभी तुम्हारी जगह नहीं मिल रही, और जब उसको जगह मिली उसने ऐसी जगह बनाई। राशिद स्कोर कर रहा है, वीज़े स्कोर कर रहा है, बिलिंग्स आ गया है स्कोर कर रहा है, तो एक अच्छा मज़ेदार सा डेप्थ भी है लाहौर में। और टॉप पर तो आपको पता ही है कि ताहिर बेग बहुत अच्छा कर रहा है और फ़खर भी चल रहा है। जो असल T20 की खूबसूरती है ना, वो ये है कि अगर आप अपने सारे प्लेयर्स क्विक 30s करें, क्विक 25, क्विक 35 करें तो टीम 200 कर सकती है। सही। लाहौर ने दोनों मुख्तलिफ मैचों में यही स्ट्रैटेजी से के साथ, एक में उनके ओपनर दोनों वन डाउन पे अब्दुल्ला और ओपनर फ़खर ने स्कोर किया 240 करके। दूसरे में जब उनका वो शुरू में दोनों प्लेयर्स आउट हो गए, उसके बावजूद नोबडी गॉट अ 50, बिलिंग का शायद हाईएस्ट था, और सब 30-35 अपना, किसी ने 20 बॉलों से ज़्यादा ज़ाया नहीं किया। और ये एग्जैक्ट वो रेप्लिकेट की उस तरीके से जिस तरह एशिया कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, जब हर प्लेयर ने 30-35। और हम हमेशा से ये कहते हैं कि देखें, T20 में ये ज़रूरी नहीं है कि आप 100 रन बना लें और 80 गेंदों पे 122 या 128 के स्ट्राइक रेट पे। टीम की रिक्वायरमेंट कुछ और है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने होते हैं, और लाहौर की टीम ये करती है। इसी तरह मुल्तान की टीम को आप देखें, उनके भी यही तरीके से चल रहा है। दोनों की दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप्स एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप्स। मुल्तान की बॉलिंग में जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि उन्होंने 2 इमर्जिंग प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, अफरीदी और एहसानुल्लाह का। जी सो दैट्स ब्यूटीफुल कि आप 2 यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। 40% ऑफ योर बॉलिंग, 8 ओवर आउट ऑफ 20 वो 2 यंगस्टर करा रहे हैं, और बड़ा मेच्योरली करा रहे हैं। उसमें ओवर के लास्ट ओवर भी उन्होंने कराया। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ मैच, एंड आई थिंक प्रोबेबली, मुझे तो अभी भी है कि शायद इंशाल्लाह लाहौर जीते, क्योंकि मैं तो बचपन से लाहौर का सपोर्टर, बचपन से लाहौर का फैन, बचपन से पहले 4 एडिशन, क्योंकि जो लास्ट आया ना उसका मुझे मजा बड़ा आया। सारे लाहौर के फैन, पहले 4 लास्ट आया उसका बहुत मजा आया था। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा देखें शराज साहब, लाहौर मुल्तान बड़ी तगड़ी टीम है, लेकिन लास्ट से अब तक थोड़ा सा देखें तो बड़ा हेड टू हेड में ओके जा रहा है। 7-7 मैचेस हैं, दोनों जीत रहे हैं, बराबर के हैं। एक चीज़ है, दोनों अच्छी परफॉर्मेंसेस के साथ लड़ रही हैं ऊपर से नीचे तक। अभी जो मैच हुआ जिसमें हम कोयटा ग्लैडिएटर वाला था, चलें थोड़ी उसकी बात आ गई तो यार वो मैच तो मुझे लग रहा था कि लाहौर शायद लॉस कर जाए वो मैच, लेकिन पता नहीं क्यों सरफराज अहमद खड़े ही रह गए, इतनी बॉलें खेल गए और कुछ कर ना पाए। नपी तुली, आज तो मैं सही, आपने सही इस्तेमाल किया। क्यों, मतलब क्या है, सरफराज पे क्या प्रेशर है? टीम अपनी मर्जी से सिलेक्ट हो रही है, और जो उनके ऑनर्स हैं वो सरफराज के साथ हर चीज़ पे स्टैंड करते हैं। 10 साल के लिए उन्होंने तो उसकी वो पेंशन लगा दी है। देखिए अरसलान, ऑफ द रिकॉर्ड हम यही बात कर रहे थे, अब वो वाली बात नहीं है। ओनर्स को भी समझ आ गया, और इस बार वो बड़े गुस्से में है अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे, बहुत ज़्यादा गुस्से में। जहाँ तक मैं नदीम उमर को जानता हूँ, बड़ा परफेक्ट बंदा है और बड़ा सीधा है, और परफॉर्मेंस पे उसका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, आप लड़ के हारें, आप करीब जाके हारें, फिनिश ना कर सके वो और बात है, लेकिन इस तरह क्रीज पे आप खड़े हैं और आपसे शॉट्स नहीं लग रहे और आप वो नहीं कर रहे। जैसे कि मैंने लास्ट शो में जब आपके साथ बैठा था तो मैंने आपको बताया था कि नदीम उमर ने बड़ी सीधा कहा है अकमल को कि अगर उमर अकमल ने इस सीज़न में परफॉर्म ना किया तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। अगर आप उमर एसोसिएट्स की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, डोमेस्टिक की बात करें, तो वो अपने प्लेयर्स को पूरा मौका देते हैं, पूरी तरह लेके चलते हैं। कोई यानी आखिर पे जब वो उनको छोड़ते हैं ना, तो कोई किसी के पास रीज़न नहीं होता कि यार मुझे एक मौका और मिल जाता। तो अब उन्होंने यानी यार लेकिन एक चीज़ मैं असलान आपसे दोबारा इस पे, यार 2 सीज़न हो गए, अब बस नहीं हो बल्कि 3 हो गए। मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूँगा शराई साहब की बात में कि मुल्तान की टीम को ये देख के लगता है कि शायद डेट ऑफ एक्सपायरी जो है ना, कुछ 6 प्लेयरों की ख़त्म हो चुकी हुई है। सो दैट इज वेरी काइंड ऑफ द ओनर। कोयटा की बात हो रही है कि डेट ऑफ एक्सपायरी से ऊपर निकल गए। आप गप्टिल को ले लें, टीम से बाहर हो चुके हैं, अपना करियर खत्म करके बैकएंड पे खेलें। हफीज जिनकी स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी और एक कमेंट्री कर रहे थे अपने एग्जीबिशन मैच में, स्क्वाड में जगह नहीं बन रही थी, और जैसे ही वो उनको की इंजरी की वजह से उसको टीम में लाया तो आपने उसको प्लेइंग 11 में बना दिया। सो दूसरा आपका हफीज आपके सामने ही है, हर चीज़ से रिटायर हो चुके हैं। और उमर अकमल को आप देख लें, वो भी बिल्कुल फारिग प्लेयर हुए में चाचा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो 4-5 चाचों के साथ जब खेलेंगे ना, एक अंकल गप्टेल और बाकी 4 चाचे, तो फिर टीम क्या करे? टीम क्या करे? हाँ जी, अफसान चिरादी साहब क्या करें?
यार टीम कुछ भी नहीं कर सकती, जाहिर सी बात है। कैप्टनसी की तब्दीली चाहिए या नहीं अरसलान? बिल्कुल चाहिए, सिंपली चाहिए और वो हो जाएगी, आप उस बात की टेंशन ना लें, क्योंकि अगला सीजन हम देखेंगे, बड़े अग्रेसिव होके अगला सीजन हम देखेंगे। अगले सीजन में आपको बिल्कुल डिफरेंट एक क्वेटा ग्लैडिएटर। यार इसका मतलब तो ये होगा कि फिर शायद सरफराज प्लेइंग 11 में भी जगह ना बना पाए, क्योंकि मेरे ख्याल में प्लेइंग 11 में तो होंगे। अभी भी उन्होंने अपनी कैप्टनसी सिलेंडर कर दी थी जब बाबर आजम की बात ट्रेड्स हो रही थी और बाबर आजम मूव कर हो रहे थे, तो उस वक्त भी उन्होंने सिलेंडर कर दी थी कि अगर बाबर आजम हमारे पास आते हैं तो मैं अपनी उनके लिए कैप्टनसी यार। लेकिन उसके बावजूद हम अगर अगला सीजन देखें तो क्या किस बेस पे रिजवान भाई जगह बनेगी सरफराज की? कोई बेस है? आपने कीपर तो खिलाना है ना। नहीं तो कीपर फिर नंबर 9 पे बैटिंग कर ले। आप देखें यंगस्टर को लाएं, आप उसको मौका दें। एक तो अपने फ्यूचर को देखना है, फिर दूसरी बात ये कि आप जितने मैचेस में चेज कर रहे हैं वो अभी उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि रन रेट आपको 8 का चाहिए या 12 का चाहिए। वो अपना रन बॉल आप एज ए लीडर आपको कहीं तो एडवांटेज लेना चाहिए। जैसे इमाद नसीम कर रहे हैं, 50 पे आउट कर दिया यार, वो लड़ लाहौर के आपने 50 पे 7 बंदे आउट कर दिए, उसके बावजूद 150 हो गया। अच्छा 150 भी कोई ऐसा टोटल नहीं था कि जहाँ पे आप चेज ना करने की अटेम्प्ट करते। क्वेटा ने अटेम्प्ट नहीं की, अच्छा स्पीड ने अच्छा स्टार्ट दिया, साथ वो यंगस्टर थे दूसरा यासिर, उन्होंने भी अच्छा स्टार्ट दिया। उसके बाद जब गिरे तो आप कप्तान को कहीं तो लीड रोल लेना पड़ता। उसको चाहिए था कि वो टेक अप करता, दूसरी टीम को बैट्समैनों को खिलाता, उनको समझाता, उनको गाइड करता। यहाँ पे खुद भी उनको जरा स्कोर मेंटेन करना चाहिए था कि रन रेट में टीम पीछे। चलो जी वापस आए जी। अच्छा लाहौर और मुल्तान, हाँ जी अफसान शराज साहब, लाहौर पहले अगर बॉलिंग करता है और मुल्तान फेस करता है बॉलिंग को, क्या स्कोर कर सकता है लाहौर की बॉलिंग के आगे? पहले खेले या बाद में खेले, हमारी दुआ और हमारा तजिया यही है कि लाहौर जीतेगा, वेरी सिंपल। लेकिन मुल्तान क्या स्कोर कर सकती है लाहौर की बॉलिंग? अगर पहले बैटिंग करे, अगर तो पहले बैटिंग आ गई मुल्तान की, तो मेरे ख्याल में जितनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है ना, जितनी भी आप फ्रेंचाइजिंग कर लें, सबसे अच्छी लाहौर के पास है। तो अंडर 150 उन्होंने उन्हें पकड़ लेना। हाँ जी नहीं 150 नहीं, मुल्तान फिर भी 180-85 करेगी और लाहौर चेज भी कर लेगी। अच्छा लाहौर पहले बैटिंग करे, मुल्तान की भी वैसे बॉलिंग बुरी नहीं है। हाँ जी रिजवान भाई 180 प्लस स्कोर 180 है जी। ये दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। वाह चले जी ठीक है। आज का है एक और बड़ा मैच, और बड़े मैच में लाहौर और मुल्तान सुल्तानों के आमने सामने। पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं उस पर आज बड़ी मज़ेदार बात हुई है इस पूरे प्रोग्राम में, जो कि आप वापस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं सच टीवी के ऑफिशियल पेज पे जाके। ले जी कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात और आज के मैच का करेंगे पोस्टमार्टम कल। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।